हेलो दोस्तों, आप सभी का आरबी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं। जैसे कि हमने पहला, दूसरा, तीसरा 3 चैप्टरों को डिस्कस कर लिया, जिनसे हमें बहुत सारा प्यार, बहुत सारा कमेंट मिला है देखने को। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर केवल वही चीज डिस्कस करेंगे जो कि हमारे बोर्ड के रिगार्डिंग इंपोर्टेंट चीजें हैं। इससे अलावा हम कुछ भी एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे। मुश्किल से 35 से 40 मिनट की हमारी वीडियो होगी, जिसमें हम टोटली रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन पीवाई की क्वेश्चनों को इसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमें पेपर में बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो आइए दोस्तों, चैप्टर हमारा 4, चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो दोस्तों, इसमें चैप्टर में समझने से पहले एक छोटा सा एक टॉपिक है, जैसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको याद हो, क्लास 10th में एक टॉपिक पढ़ा था, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ने क्या किया था कि अगर मान लो कोई वायर, उस वायर में अगर करंट फ्लो करते हैं, एक वायर है, उस वायर में करंट फ्लो करते हैं, तो उसके आसपास क्या जनरेट होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था। तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था, जिसे सिंबल दिया था हमने बी। लेकिन उस टाइम, उस ड्यूरेशन में ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ने ये नहीं बताया था कि मान लो आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इसको हमारे जो है ऑरेस्टेड साहब नहीं बता पाए, केवल उन्होंने हमें मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट दिया। आइए अब उसके आगे उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू को समझने के लिए एक साइंटिस्ट का नाम आता है, जिसको हम बोलते हैं बायोट-सैवर्ट लॉ। ये हमारे बोर्ड के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोट-सैवर्ट लॉ। तो दोस्तों, क्या कहता है ये बायोट-सैवर्ट लॉ? लॉ मीन सिंपली एक स्टेटमेंट है, जिन्होंने क्या बोला उस चीज को हम समझते हैं। मान लो मेरे पास एक वायर है, एक रैंडमली हमने वायर ले लिया है। इस वायर में हमने मान लिया कोई करंट आई फ्लो हो रहा है। इस वायर में हमने मान लिया कोई करंट आई फ्लो है, और इसमें एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया डीएल। इस छोटे से डीएल से मान लो आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। ध्यान से समझिए, मान लो मेरे पास एक वायर है, उस वायर में मैंने आई करंट फ्लो की, और उस आई करंट से थीटा एंगल पर एक पॉइंट पी है, जहां हमको सिंपली कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड कितने एंगल पे, उस एंगल को हमने शो कर दिया थीटा से। हमारे पास ये जो एंगल है, इसको किससे शो कर दिया हमने? थीटा से। ये कोई पॉइंट क्या हमारे पास पी है, इस पी को हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करना, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी में हमें बायोट-सैवर्ट लॉ ने क्या बोला, वो बहुत ध्यान समझना है कि इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, फर्स्ट जो हमारे पास एक छोटा सा, मान लो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटा सा एक जो मैग्नेटिक फील्ड है डीवी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा आई के। कि हमारे पास पहला स्टेटमेंट दिया कि जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सेकंड स्टेटमेंट दिया कि हमारे पास डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एलिमेंट डीएल, एंड नेक्स्ट डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, एंड फोर्थ डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। हमारे पास ये 4 स्टेटमेंट दिए, 4 स्टेटमेंट को 1 by 1। फर्स्ट में करंट है, सेकंड में डीएल है, थर्ड में साइन थीटा है, और इधर 1/r² है। इसी को सबको मिलाते हुए हमने एक टर्म समझेंगे। इन सभी को हमने क्या कर दिया, कंबाइन करोगे तो आप देखोगे आई डीएल साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, r²। सॉरी, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लगाएंगे, डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन r²। आई डीएल साइन थीटा अपॉन r² को जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट टर्म आता है, डीवी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म को हम बोलते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, अपॉन में r²। मेन फॉर्मूला हमारे पास ये बन जाता है, वेयर जहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वैल्यू है। क्या बोलेंगे दोस्तों, हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसकी वैल्यू अगर आपको याद होगी अच्छे से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 10⁻⁻⁷। ये दोस्तों डायराइव आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। 2 नंबर का डायराइव आता है, और 2 नंबर में बहुत अच्छे से हमको ये नंबर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ आता है कि ये बताओ कि म्यू नॉट क्या है।
अगर हम बात करें कि म्यू नॉट क्या है, तो म्यू नॉट को हम देखो, आपको अगर याद हो हमने एक एप्सिलॉन नॉट लिया था। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते थे, अगर याद हो, अगर हमें याद हो, एक तो म्यू नॉट था, एक एप्सिलॉन नॉट था। वहां इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आती थी, लेकिन यहाँ म्यू नॉट है तो म्यू नॉट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल नहीं बोलेंगे, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। क्या बोलेंगे सर, परमेबिलिटी। तो ये हमारे पास परमेबिलिटी, तो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो नॉट शब्द लगता है, ये नॉट शब्द लगता है हमारे फ्री स्पेस के लिए। हमें ये वर्ड याद रखना होगा कि नॉट जो लगा है वो किसके लिए लगा, फ्री स्पेस के लिए। और इस म्यू नॉट की वैल्यू अगर हम देखें, म्यू नॉट की वैल्यू अगर हम देखें तो 4 पाई को कहां ले जाएंगे, इधर, तो ये आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास म्यू नॉट की वैल्यू आ गई। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक पूछ लिया जाता है इसी में छोटा सा कि इसकी वेक्टर फॉर्म बता दो क्या होगा। वेक्टर फॉर्म किसका, बायोट-सैवर्ट लॉ का। तो आप देखोगे डीवी पर वेक्टर लगाएंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आई हमें मालूम है स्केलर क्वांटिटी है, इधर आ जाएगा डीएल, इधर आर क्रॉस अपॉन आर क्यू, तो इधर हमारे पास दोनों पे क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म किसकी है, वेक्टर फॉर्म की है। इस तरह से दोस्तों हमारे पास एक बायोट-सैवर्ट लॉ आता है। बायोट-सैवर्ट लॉ के हमारे एप्लीकेशन होते हैं। एप्लीकेशन में काफी हद तक हमारे सिलेबस में कर चुका है। एक एप्लीकेशन है जो बोर्ड के रिगार्डिंग हमारा इंपोर्टेंट टॉपिक है, उसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद। दोस्तों आते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कॉइल एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ द कॉइल। हमारे पास एक कॉइल है जो सर्कुलर है, और सर्कुलर कॉइल से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, जहां सिंपली हमको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, उसे हम समझते हैं। तो बहुत ध्यान से दोस्तों, ये थोड़ा सा हमें इसमें चीजें समझनी पड़ेंगी कि कैसे, उसी को हमें ध्यान से समझना है। मान लो मेरे पास एक कॉइल है, ठीक है, एक कॉइल है। उस कॉइल में मेरे पास मान लो ये कॉइल ऐसे रखी है, जैसे मान लो ये कॉइल ऐसे है, ठीक। ये मतलब मुझे 3D स्ट्रक्चर बनाना है। उस 3D स्ट्रक्चर को समझने के लिए कॉइल को ऐसे मानो, ऐसे रखिए, इसका सेंटर है, सेंटर से इधर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, जहां सिंपली हमको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको यहां समझना है कि करंट की डायरेक्शन हमारे पास मान लो ऐसे है, ये आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, जहां हमको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। इसको हमने इस तरह से मिला दिया। ये हमारे पास ए रेडियस हो गई, आर डिस्टेंस हो गई, ये हमने मान लिया एस है। एस क्या है, ये करंट कैरिंग वायर है। इस करंट कैरिंग वायर में कितनी करंट जा रही है, आई। इसका एलिमेंट कितना मान लिया, डीएल, और इनके में जो डिस्टेंस है वो ये है। और हमें सिंपली क्या कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पर, डीवी, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कैसे, उस प्रोसीजर को हम समझते हैं। बहुत ध्यान से समझना। मेरे पास एक सर्कुलर कॉइल है, मतलब एक घड़ी है लेकिन एक सर्कुलर कॉइल है। इस सर्कुलर कॉइल में अगर मैं करंट फ्लो कराऊं, मेरे पास क्या है, करंट फ्लो हो, और सोचो इस पॉइंट पर मैं करंट फ्लो कराऊंगा। अगर मैं ऊपर ही पॉइंट पे बात करूं तो ये मेरे पास किसकी डायरेक्शन हो गई, करंट की। करंट से अगर मैं बात करूं, मेरा पॉइंट इधर है, सेंटर ये है, इस सेंटर से आर डिस्टेंस पर पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ है मेरा। अगर मान लो मैं इसको ऐसे मिलाऊं तो आप देखो ये एंगल कितने का बनना है। ध्यान से इस एंगल को ऑब्जर्व करो, ये हो गया 90 डिग्री। इसी को हम बोलते हैं थीटा। बायोट-सैवर्ट लॉ में करंट के और डिस्टेंस के बीच का एंगल दैट इज कॉल्ड थीटा। तो वो थीटा कितना था, 90 डिग्री। तो हम इसमें एक चीज समझे। दूसरा समझो आप कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है, इस पॉइंट पर। अब हमें डायरेक्शन चाहिए, तो मैं अगर यहाँ इसको रखूं ऐसे, करंट की डायरेक्शन थी, ये पॉइंट पी था, करंट की डायरेक्शन में था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक। अब ऐसे होगी तो आप देखो ध्यान से, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मान लो ये एंगल वर्टिकल से थीटा बनाता है, और ये एंगल भी कितना हो जाता है, थीटा हो जाएगा। अगर ये बनाता है तो ये क्या होगा, डीवी कॉस थीटा। सेम भी में मेरे पास सिमिलरली ऊपर भी आएगा एक डीवी, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। तो इधर आ जाएगा डीवी कॉस थीटा। अब डीवी कॉस थीटा है, डीवी कॉस थीटा, तो इधर क्या आ जाएगा, डीवी साइन थीटा। हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो टोटल डीवी साइन थीटा हमें कैलकुलेट हो जाएगा।
इसी में हम आगे बात करें, अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ओ ए पी, इन ट्राइंगल ओ ए पी में तो आप देखोगे एस स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ए रेडियस है, आर क्या डिस्टेंस है, तो एस स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एंड बाय बायोट-सावर्ट लॉ dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थीटा कितना हमारे पास 90 डिग्री, सो dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर। आर को रिप्लेस करेंगे हम किससे, क्योंकि इस dl से और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है s, तो यहां पुट कर देंगे एस स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1। अब हम जानते हैं कि dv cos थीटा जितना ऊपर की तरफ उतना ही नीचे की तरफ है, तो बोथ आर कैंसिल आउट ईच अदर ड्यू टू ऑफ बैलेंसिंग। नेक्स्ट, अब हमारे पास dv sin थीटा है, मान लो मैं एक dv sin थीटा ले लूं और उसका पूरा इंटीग्रेशन कर दूं। अगर मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा dv sin थीटा। अब dv की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कांस्टेंट को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन थीटा, एक सेकंड, थीटा की जगह हम फाई ले लेते हैं क्योंकि थीटा बार बार हमें कंफ्यूज करेगा। यह क्या ले लेते हैं, फाई, फाई, फाई एंड फाई, तो यहां आ जाएगा dv sin फाई। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ये सब बाहर आया, इनटू आई अपॉन एस स्क्वायर एंड इंटीग्रल dl sin फाई। क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन dl sin फाई। अब dl sin फाई है तो dl sin फाई, अच्छा sin फाई को अगर देखो यार, sin फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो a अपॉन s। अगर मैं यहां रखूं a अपॉन s, तो a अपॉन s रखोगे तो देखो a भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और s बचेगा, s स्क्वायर में s रखोगे तो क्या आ जाएगा नीचे, बोलो, i इंटू ए अपॉन एस क्यू, इंटीग्रल dl, और dl करोगे, सोचो एक हमारे पास क्या सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर है तो उसका क्या है, सरकमफेरेंस लेंगे, और सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई r, और 2 पाई r की जगह क्या रख देंगे a, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए, एस क्यू की जगह आ जाएगा हमारे पास, एस क्यू की जगह हमारे पास आ जाएगा, क्या था फॉर्मूला, एस क्यू। मीन सिंपली हम कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इधर क्यू है और इधर से स्क्वायर हटाओगे इधर हाफ में चला जाएगा, कितना आ जाएगा 3/2, एंड साइन फाई, साइन सॉरी dl है और dl की जगह लिख देंगे 2 पाई e, क्या रख देंगे 2 पाई e, तो 2 पाई से ये कट जाएगा 2 टाइम्स आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये बेसिक फॉर्मूला हमारे पास आता है किसके लिए, कि अगर एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो कैसे हम कैलकुलेट करें। अगर सोचो, ध्यान से समझो, अगर ये इस पॉइंट P को उठा के सेंटर पे ले जाए तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, धीरे धीरे पॉइंट P को मतलब R की वैल्यू कम कर रहा है, R की वैल्यू कम करते करते इफ R 0, इसका मतलब है V वो पूछ रहा है सेंटर पर, क्या इस पे पूछेगा, सेंटर पे। तो देखोगे V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2, 0 रखोगे, ए स्क्वायर है 3/2 है, 2 से 2 कटेगा तो ए क्यू आएगा, तो ऊपर तो आया आई ए स्क्वायर अपॉन ए क्यू, स्क्वायर से इसे उड़ा देंगे तो v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए। हमारे पास सेंटर पर फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए।
मैंने यही बोला था आपसे स्टार्टिंग में कि इसके दो डेराइव हैं। एक तो आपका बेसिक डेराइव ये है, अगर आर डिस्टेंस दूर पर अगर पॉइंट पे पी पर हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। नेक्स्ट हमारे पास जब वो सेंटर पर पूछे तब हम कैसे कैलकुलेट करें। आइए दोस्तों, ये टॉपिक हमारा जो है इसके रिगार्डिंग का टॉपिक हमारा फिनिश होता है। हम अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। तो दोस्तों हम अपने अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि टॉपिक का नाम है हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ। आप जानते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, जैसे कि हमारे पास गॉस लॉ था वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ है। इसके रिगार्डिंग एक छोटा सा स्टेटमेंट हमको जरूरी है। बाकी इसके टॉपिक जो है एक कहते हैं कि जैसे सोलेनॉइड है, उस सोलेनॉइड का हमारा चांसेस कम है उस पर की थ्योरी आ सके, क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल के एक चांसेस बनते हैं। और उसी के बाद हमारा एक अगला टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। तो हम आते हैं 1 by 1 इसकी डेफिनेशन क्या है समझोगे। एम्पियर सर्किटल लॉ में कि लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास एक लाइन इंटीग्रल है B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई एन। आई एन का मतलब है कि हमारे पास एक सरफेस और सरफेस के अंदर कितनी करंट है उसका मल्टीप्लाई म्यू नॉट से अगर करें तो यही हमें क्या बताता है एम्पियर सर्किटल लॉ। आप देख सकते हो एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट आई पासिंग थ्रू द क्लोज सर्किट। तो ये एक छोटा सा स्टेटमेंट है जो हमें याद रखना है कि मान लो किसी के एबीसी में अगर कहीं आ जाता है तो वो उसके लिए हमें ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए। आगे देखो, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। हमारे पास मान लो 2 वायर है, दोनों वायर में हो सकता है सेम करंट हो और हो सकता है मे भी डिफरेंट डायरेक्शन में करंट हो। जब डिफरेंट डायरेक्शन में करंट होगा तो हमें ध्यान से समझना V1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 बाई 2 I1 अपॉन R। कि अगर मैं मान लो मेरे पास ये वायर, इस वायर में इस तरह से हमारे पास करंट फ्लो हो रही है, तो इस वायर की वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनसाइड होगा। कैसे, इनसाइड। अगर इनसाइड होगा तो इसमें हमें समझने वाली बात यह है कि इसमें हमें फोर्स की डायरेक्शन चाहिए। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर करंट किधर है, ऊपर, तो फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ। तो हमारे पास ये फोर्स आ जाएगा F2, ऐसे ही सेम वे में इधर आएगा F1। तो हमारे पास हम जो कैलकुलेट करना चाहते हैं F2, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है BIL sin थीटा, थीटा इज 90 डिग्री। सो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा F2 इक्वल टू I2 को अभी I2 नहीं है तो B1 की वैल्यू रखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन R। sin 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1 इंटू L और इंटू I2। तो इसी को अगर हम सही से लिखें F2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R इंटू L। तो हमारे पास ये बेसिक एक फॉर्मूला बन जाता है कि भाई हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। अगर यही चीज मैं बात करूं F1 के लिए, तो F1 की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R इंटू L। हमसे क्वेश्चन जो पूछेगा यह पूछता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल f इक्वल टू F बाई L, तो रखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है क्रिएट होके F इक्वल टू कैपिटल F अपॉन L इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R। ये किसके लिए, हमारे पास फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। अब देखो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, अगर हमारे पास करंट सेम डायरेक्शन में है तो हम बोलेंगे कि वो कैसी होंगी प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव होंगी। अगर सोचो आई अगर डिफर होता तो वो कैसे होते, रिपल, एक दूसरे को क्या करते, वो रिपेल करते, जो कि हमें इसमें पहचानना आना चाहिए कि कैसे अट्रैक्ट होते हैं और कैसे रिपेल होते हैं। दोस्तों आते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि आपको मालूम है ये पेपर में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज एंड कन्वर्जन। गैल्वेनोमीटर मीटर से और गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, ये प्रोसीजर हमें बहुत समझना है। बहुत आसान सा टॉपिक है लेकिन पेपर में 100% आता है इससे। इसकी पूरी श्योरिटी है पेपर में पूछे जाने की। तो बहुत ध्यान से, जहां भी तुम्हें डाउट लगे कमेंट करके बिल्कुल बताइए, मैं उसको और
अलग से टॉपिक को लेके किसी दिन लाइव लेके वीडियो को और हम अच्छे से समझेंगे। अभी हम एक वीडियो जल्दी लाइव वीडियो बनाने वाले हैं, जो मैं सब जितने भी हम शुरू से लेके लास्ट के टॉपिक तक पूरे जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उसको हम लाइव क्लास में कंसीडर करके चलेंगे। तो आइए दोस्तों चालू करते हैं इसी टॉपिक को। मोबाइल कॉइल गैल्वेनोमीटर का काम तुम्हें मालूम है कि ये बहुत स्मॉल करंट को मेजर करता है टू डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट, या डिटेक्ट करने के काम भी आता है या स्मॉल करंट को मेजर करने के काम भी आता है। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इसका बहुत जरूरी है हमें समझना। एक करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए करंट डिपेंडेंट टॉर्क एंड व्हिच टेंड्स टू रोटेट द कॉइल एंड प्रोड्यूसेस एंगुलर डिफ्लेक्शन। मतलब आप देखो, जब हम इसमें क्या करते हैं, मतलब अगर मैं गैल्वेनोमीटर के अंदर डिवाइस की बात करूं तो उसके अंदर नॉर्थ साउथ पोल होता है, अंदर एक सर्कुलर कॉइल होती है, उसमें हम क्या है अगर मालूम हो तो इस तरह की कॉइल हमारे पास जो है लगी होती है कॉपर कॉइल, और वो कॉपर कॉइल क्या करता है उसको मैनेज करता है। जैसे जैसे ये रोटेट करेगा वैसे वैसे क्या एंगुलर डिफ्लेक्शन चेंज होगा। एंगुलर डिफ्लेक्शन चेंज का मतलब होता है फाई चेंज हो रहा है, अल्फा चेंज हो रहा है। अब जैसे जैसे आप देखोगे ये एक मैक्सिमम तक इधर जाएगा या फिर उधर जाएगा, बीच में क्या होता है इसका जीरो होता है। वैसे ही अब देखो इसकी थ्योरी में, अब हमारे पास मान लो एक सर्कुलर कॉइल है, अगर मैं बात करूं मेरे पास सर्कुलर कॉइल है, मैंने इसको हल्का सा टिल्ट कर दिया तो एक फोर्स मान लो ऐसे लग रहा है और एक फोर्स इधर, तो फोर्स इन दोनों को क्या करेगा, एक तरह से ये फोर्स इधर खींचेगा, ये फोर्स इधर, तो ऐसे ही क्या होगा टॉर्क जनरेट होगा। जब टॉर्क जनरेट होता है तो टॉर्क का फॉर्मूला तुम्हें मालूम होना चाहिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का फॉर्मूला NIBV इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस a sin थीटा, थीटा इज 90 डिग्री, सो sin 90 वैल्यू 1, और AB क्या होता है हमारे पास, एरिया होता है जिसे हम कैपिटल ए से शो करते हैं। तो टाउ, और अब हमें इससे अगर हम बात करें गैल्वेनोमीटर से टाउ, तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, तो मींस के प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे के अल्फा आएगा, एक टॉर्जनल कांस्टेंट बोलते हैं इसे, क्या बोलेंगे इसे, टॉर्जनल कांस्टेंट, टॉर्जनल कांस्टेंट या हम बोल सकते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। के अल्फा इक्वल टू NIBA, अल्फा इक्वल टू NBA के आई, ये सब वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो अल्फा जितनी ज्यादा करंट उतना ज्यादा एंगुलर डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। ये टॉपिक था हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। करंट सेंसिटिविटी वही करंट को सेंस करना, मेजर करना, IS इक्वल टू अल्फा अपॉन आई होता है, जहाँ NBA अपॉन के होता है। वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें तो BS अल्फा अपॉन V, जिसका NBA अपॉन KR होता है। अगर हम सर रिलेशन की बात करें तो BS इक्वल टू क्या आ जाएगा, IS अपॉन R। ठीक है दोस्तों, अब कन्वर्जन भी इंपोर्टेंट है, हो सकता है इसमें हम लोगों को समझ में कैसे करना है वो चीज हमें समझना है। कन्वर्जन है गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। गैल्वेनोमीटर मतलब छोटी करंट को मेजर करता है, अमीटर बड़ी करंट को मेजर करता है। और गैल्वेनोमीटर का आपको पता चला स्मॉल करंट को मेजर कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके पास रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, हाई रेजिस्टेंस का होता है गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर हाई रेजिस्टेंस का होता है तो अगर मैं इसी के साथ में सीरीज में अगर दूसरा रेजिस्टेंस जोड़ूं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू और क्या हो जाती है, हमारी बढ़ जाती है। अगर हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो बढ़ेगी, इसका मतलब है कि अगर मैं इसमें मान लो करंट फ्लो करता हूं आई, और ऐसे अगर मैं एक और रेजिस्टेंस लगा देता हूं जिसे बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, क्या बोलेंगे, शंट रेजिस्टेंस, तो इधर तो चली जाएगी IG, बची हुई करंट कहां रहेगी, ऊपर I माइनस IG। तब हम इसीलिए कहते हैं कि गैल्वेनोमीटर जब अमीटर चेंज करते हैं तो एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। शंट रेजिस्टेंस मतलब जिसकी वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल हो, बहुत कम हो, अगर मेजरली जो करंट है वो हमारा शंट रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो जाए। तो इस तरह से हमारे पास एक डायग्राम होता है, क्योंकि पैरेलल है तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल सेम मतलब B इक्वल टू IR। तो शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला IG अपॉन I माइनस IG इनटू G होता है। अब गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाना है तो हमें रेजिस्टेंस हाई चाहिए तो उसे किस में कनेक्ट कर देते हैं, सीरीज में। सीरीज में करेंगे तो इसका फॉर्मूला आएगा R इक्वल टू B अपॉन IG माइनस का G। ये दोस्तों हमारे पास पूरे चैप्टर की सबसे खतरनाक इंपोर्टेंट टॉपिकों की हमारी ये पूरी वीडियो थी, जो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है ये हमारे आपके समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।